हाँ जी, नमस्कार। मैं संपत सिंह, मनुश्री क्लासेज पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स में जो सेकंड चैप्टर है ज्योमेट्री, उसकी बेसिक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और बेसिक को पढ़ने के लिए हम एनसीईआरटी में 9th और 10th क्लास के कुछ चैप्टर हैं, जिसमें से आज हम 9th क्लास का एक चैप्टर है रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल। इसमें क्या क्या बेसिक बातें हैं। सबसे पहले तो अगर ये ए भी एक रेखा है, लाइन है, और इसको भी हम नाम दे दें ए बी। ये किरण है, एक रे है, और ये ए भी एक रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है। रेखा खंड, लाइन सेगमेंट। तो रेखा की क्या विशेषता है, इसे हम लाइन कहते हैं। लाइन में क्या होता है, दोनों साइड में एरो के चिन्ह देखने को मिलते हैं, दोनों साइड में तीर के निशान देखने को मिलते हैं, तो उसे हम रेखा कहते हैं। यानी कि दोनों तरफ वो कितना भी बढ़ सकती है, और अगर एक तरफ तीर का निशान है और एक तरफ एंड पॉइंट है, तो उसे हम कहते हैं किरण रे। वो एक साइड में बढ़ती रहती है, एक साइड में उसका अंत बिंदु या एंड पॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं किरण। और जब दोनों ही साइड में एंड पॉइंट हो, तो उसे हम कहते हैं रेखाखंड। रेखा का कोई टुकड़ा, उसे हम कहते हैं रेखा खंड। तो रेखा खंड के दोनों ही तरफ क्या होते हैं, एंड पॉइंट होते हैं। तो ये तो जानकारी थी रेखा की। लाइन, किसे हम लाइन कहते हैं, किसे रे कहते हैं, किसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब बात करें हम कि जब दो रे का एंड पॉइंट कॉमन हो, दो रे है, दो किरण है, उनका एंड पॉइंट क्या है, कॉमन है, ओबेनिस्ट है, तब उन दोनों के बीच में क्या बनता है, एंगल। क्या बनता है, एंगल। ठीक है ना। अब ये एंगल है, वो कई टाइप के होते हैं, जिसको आप जानते हैं। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, और ऋजु कोण, और प्रत्यवर्ती कोण। इसको थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम के साथ में अच्छा, डायग्राम के साथ यहाँ पे आपको समझा रखा है किसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो 0 और 90 डिग्री के बीच में, जिसमें 0 और 90 डिग्री शामिल नहीं है, 0 और 90 डिग्री के बीच के जितने भी एंगल है, उसे हम, जितने भी कोण है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। और 90 डिग्री के बराबर है उसे हम समकोण कहते हैं। 90 डिग्री तथा 180 के बीच के जितने भी एंगल उसे हम अधिक कोण कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। और 180 डिग्री का जो कोण है उसे हम ऋजु कोण बोलते हैं, लीनियर एंगल। और 180 और 360 के बीच के जितने भी एंगल होते हैं उसे हमें रिफ्लेक्सिव एंगल, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है ना। तो ये कोण के थोड़े से प्रकार है, तो यहाँ बता रखा है। तो एक बार पढ़ लेना।
इसमें न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण और प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं। साथ में इसमें ये भी बता रखा है किसे हम पूरक कोण कहते हैं और किसे हम संपूरक कोण कहते हैं। किसे हम पूरक कोण कहते हैं और किसे हम संपूरक कोण कहते हैं। आपको ध्यान है, जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है या फिर जिन दो कोणों का योगफल समकोण होता है, तो जिनका योगफल एक समकोण के बराबर यानी 90 डिग्री के बराबर होता है उसे हम कहते हैं एक दूसरे के पूरक कोण। और जिनका योगफल 180 डिग्री होता है, जिन दो कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, उन्हें हम कहते हैं संपूरक कोण। तो इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान में रखना कि दो कोणों का योगफल यदि 90 डिग्री है तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल होंगे। जब योगफल उन दोनों कोणों का 180 डिग्री के बराबर है तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट होंगे, ठीक है ना। तो पूरक और संपूरक की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। साथ में यहाँ पे आसन कोण के बारे में और बता रखा है। आसन कोण, एडजस्टेड एंगल, आसन कोण किसे हम कहते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लो, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए, लैंग्वेज के रूप में बन जाए। एडजस्टेंट एंगल, इसमें क्या है, ये दोनों के दोनों एंगल कब आसन कोण कहे जाएंगे। ध्यान रखना, जब इन दोनों कोणों में जो वर्टेक्स है वो कॉमन हो और एक ओबेनिस्ट किरण हो, या हम भुजा बोल सकता हूं। और इसके अलावा दोनों एंगल की जो साइड और बची है वो दोनों इस ओबेनिस्ट के विपरीत होनी चाहिए। एक इस साइड में तो दूसरी उसके विपरीत साइड में होनी चाहिए, ठीक है ना। तभी ये दोनों एंगल क्या होंगे, आसन कोण होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं ओबेनिस्ट और इन दोनों को हम कहते हैं ओबेनिस्ट। ये ध्यान रखना है। दो आसन कोणों के लिए क्या होना चाहिए, दो आसन कोणों के लिए ओबेनिस्ट होना चाहिए। क्या, एक तो शीर्ष ओबेनिस्ट होना चाहिए, एक भुजा ओबेनिस्ट होनी चाहिए। और वे दो भुजाएं जो ओबेनिस्ट नहीं है वो ओबेनिस्ट भुजा के विपरीत और स्थित होनी चाहिए। ये पॉइंट है आसन कोण के, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब आसन कोण में यहां पे समझा देता हूं मैं। आसन कोण का ही एक कोणों का रेखिक युग्म, एक रेखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अच्छा, यहां पर आप देख पाओगे कि ये वाला जो पॉइंट है बी, ये इस कोण और इस कोण दोनों के लिए ओबेनिस्ट शीर्ष है और ये ओबेनिस्ट भुजा है। और ये वाली इस ओबेनिस्ट भुजा के विपरीत है, एक इस साइड में है तो दूसरी इस साइड में है, ठीक है ना। इस प्रकार ये दोनों एंगल है वो दोनों के दोनों आसन कोण है, एडजेसेंट एंगल है। लेकिन यहाँ पे खास क्या है, इन दोनों एंगल का जो सम है वो कितना है, 180 डिग्री है। कितना है, 180 डिग्री है। क्यों, क्योंकि जो एक तो ओबेनिस्ट भुजा है और ये दो हैं, जो एक तो BC और एक BA, ये जो दो ओबेनिस्ट भुजाएं हैं वो दोनों एक दूसरे के विपरीत है या फिर दोनों एक ही लाइन पे। इसका मतलब यहाँ जो ये पूरा एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है। ऐसा जो जोड़ा होता है आसन कोणों का उसे हम कहते हैं कोणों का रेखिक युग्म। कोणों का रेखिक युग्म, एक रेखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं, ठीक है ना। ये भी याद रखना, कोणों का रेखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, कोणों का रेखिक युग्म। अच्छा, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल किसे कहते हैं। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो आमने सामने के, जैसे ये वाला शीर्ष है, इस शीर्ष के आमने सामने के
तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के शीर्षाभिमुख हो गए। ऐसे ये दोनों भी एक दूसरे के शीर्षाभिमुख है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी एक दूसरे की क्या है, शीर्षाभिमुख है। तो ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो शीर्षाभिमुख कोण है जब दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है वो शीर्ष होता है, और उस शीर्ष के विपरीत होते हैं, और वह भी विपरीत कैसे, वर्टिकल। जैसे ये वाला एंगल है इसके वर्टिकल ये है, ये वाला एंगल है इसके वर्टिकल ये है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, ये बराबर होते हैं। तो यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर है इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग को हम पैरेलल लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग को हम पैरेलल लाइन भी बोल सकते हैं। अच्छा, तो जब प्लेन में दो लाइनें होती हैं, या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, या वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। जब इंटरसेक्ट करती है तो वहां शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, और जब पैरेलल होती है तो उनमें कोई कॉमन कोण नहीं बनता है। लेकिन दो रेखाएं खींचने के दो ही तरीके हैं, दो रेखाएं एक साथ खींचने के दो ही तरीके हैं। या तो दो रेखाएं खींचने के विभिन्न प्रकार हैं, तो विभिन्न क्या है, आपके पास तो दो ही प्रकार है यहाँ पर। या तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी, या दोनों लाइन एक एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगे। और दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पे ये बता रखा है, दो समांतर रेखाओं के बीच विभिन्न बिंदुओं पर अनेक ओबेनिस्ट लंबों की लंबाई समान रहेगी। ये समान लंबाई दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी को बताती है, ठीक है ना। अच्छा, इसको ध्यान से पढ़ना। दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर। और कोणों का रेखिक युग्म है, ये हमने पढ़ लिया है। इसे यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोणों का रेखिक युग्म है, उसी का पार्ट है ये। इसको भी एक बार देख लेना, क्योंकि स्टेटमेंट के रूप में ही क्वेश्चन बन जाएंगे। क्या कह रहा है ये, कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है, इसका मतलब क्या है, एक रेखा है मान लो ये, और इसमें एक किरण खड़ी है, तो ये उभयनिष्ठ बिंदु हो गया, कॉमन वर्टेक्स हो गया, ये कॉमन साइड हो गई। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों के दोनों एंगल है, इन दोनों का सम 180 होगा। इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। यही चीज यहाँ बता रखी है। साथ में ये भी बता रखा है, अगर इन दोनों का सम 180 है, इन दोनों का सम 180 है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसका मतलब एक ओबेनिस्ट है और ये दो ओबेनिस्ट है। तो ओबेनिस्ट लाइन है वो दोनों एक ही लाइन पे होंगी। कब, जब आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाता है। तो यही बात यहाँ समझा रखी है, इसका विलोम बता रखा है। इसका यहाँ पे क्या बता रखा है, विलोम। विलोम का मतलब क्या है, अगर अगर ओबेनिस्ट लाइन है वो दोनों एक ही लाइन पे है, तो इन दोनों का सम 180 होगा। अगर इन दोनों का सम 180 है, तो जो ओबेनिस्ट, जो नॉन कॉमन लाइन है, वो दोनों एक ही लाइन पे होंगी। ये बात यहाँ पे बता रखी है। अच्छा, तो यहां से खास कुछ नहीं है, केवल स्टेटमेंट के ही क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ बातें जो समझा रखी है वो क्या है, ये तो सीधे ही आसन कोण बता रखे हैं। ये आसन कोण है, विभिन्न मापों के आसन कोण दे रखे हैं। ये उसका विलोम आगे दिखा रखा है यहाँ, क्योंकि ये डायरेक्ट है। लैंग्वेज के क्वेश्चन बनेंगे आपके, रैखिक युग्म अभिग्रहित।
अच्छा, तो जो विलोम था, यदि दो आसन कोणों का योग 180 हो जाता है तो जो उनकी जो एओबेनिस्ट नॉन कॉमन लाइन होती है वो दोनों एक ही रेखा पे होती है, ठीक है ना, दोनों एक ही रेखा पर होती है। यदि दो रेखाएं इंटरसेक्ट करती है तो वहां शीर्षक विमुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, ये बात भी हमने पढ़ ली। यदि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वहां वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं। नॉर्मली हम रेखाखंड को रेखा ही बोलते हैं, रेखाखंड लाइन सेगमेंट को हम लाइन ही बोलते हैं, लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, लाइन ही बोलते हैं। जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा उनको इंटरसेक्ट करे तब वहां पर कुछ एंगल बनते हैं, कुछ एंगल के युग्म बनते हैं, वो क्या क्या होते हैं वो यहाँ आपको पढ़नी है आज। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर क्या है, जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल है और 2 है वो 4 के इक्वल है, एंगल 2 है वो 4 के इक्वल है। ऐसे ही एंगल 5 है 7 के इक्वल है, एंगल 5 है वो 7 के इक्वल है और एंगल 6 है वो एंगल 8 के इक्वल है। तो ये सारे माने कैसे, ये जितने भी पेयर हैं युग्म है, ये सभी के सभी युग्म है वो कैसे हैं, शीर्षाभिमुख के हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल के हैं, शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म है, ये हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इसके साथ में क्रॉसपोंडिंग एंगल भी बनते हैं। जो ये 1 है ये 5 के इक्वल है, 1 है एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 2 है वो 6 के इक्वल है, एंगल 3 है वो 7 के इक्वल है और एंगल 4 है वो एंगल 8 के इक्वल है। तो ये हो गए संगत कोण, क्रॉसपोंडिंग एंगल। संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये संगत कोणों के युग्म है, पेयर है संगत कोण। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इंटरसेक्ट करती है तो वहां संगत कोण भी बनते हैं, शीर्षाभिमुख कोण भी बनते हैं। और साथ में ये भी देखें, दो पैरेलल लाइन होती है, एक ट्रांसवर्स लाइन होती है, एक ही साइड के अंतः कोण ये वाले, चाहे इन दोनों की बात कर लो, इनका सम 180 होता है, या फिर कह दो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। तो यहाँ पर एंगल 3 और 6, 4 और 5, एंगल 3 प्लस एंगल 6 और एंगल 4 प्लस एंगल 5, इनका योगफल 180 डिग्री होगा। इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या होंगे, संपूरक होंगे। तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल का सम वो 180 होता है। इसके अलावा यहाँ पे अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण भी बनते हैं। एकांतर कोण कौन से हैं, 3 है वो 5 के है, 4 है वो 6 के है, 1 है वो 7 के है, 2 है वो 8 के है। तो इंटीरियर भी होते हैं और एक्सटीरियर भी होते हैं। तो 3 5 के इक्वल है, 4 6 के, एकांतर कोण। एंगल 3 है वो एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 3 है उसका क्रॉसपोंडिंग है, अल्टरनेट एंगल 5 है और एंगल 4 का अल्टरनेट एंगल 6 है। इसी प्रकार 1 का 7 है
और 2 का 8, 2 का 8। तो ये इंटीरियर हो गए और ये एक्सटीरियर हो गए, है ये दोनों ही एकांतर कोण, एकांतर कोण, कोणों के युग्म, एकांतर कोणों के युग्म। इस प्रकार संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण कहाँ बनते हैं? जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे, इससे खूब क्वेश्चन बनते हैं। इसका विपरीत है, इसका विपरीत भी उतना ही सत्य है। जब दो लाइनों को एक तिर्यक रेखा काटती है, अगर वहां संगत कोण बराबर है तो वो दोनों लाइन पैरेलल होती है। एकांतर कोण बराबर है, एक पेड़ भी अगर बराबर है तो भी समांतर होंगी। और शीर्षाभिमुख कोण और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो जाता है तो अभी लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। यहाँ पे ये लिखा है क्योंकि स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को इंटरसेक्ट करती है तो वहां संगत कोणों का प्रत्येक युग्म, संगत कोणों का प्रत्येक जो युग्म होगा वो बराबर होगा, या फिर आप कह सकते हो प्रत्येक एकांतर कोणों का युग्म होगा वो भी बराबर होगा, या फिर कह सकते हो समांतर रेखाओं के या तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग वो 180 डिग्री होगा, ये भी कह सकते हो यदि दोनों रेखाएं समांतर है। फिर इसका विपरीत दे रखा है, इसका विलोम भी दे रखा है। यदि संगत कोण बराबर है तो रेखाएं हैं वो समांतर भी होंगी। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इंटरसेक्ट करे, अगर वहां संगत कोण का एक भी युग्म अगर बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। ऐसे और स्टेटमेंट है वो एकांतर एंगल के लिए, एकांतर कोणों के लिए, या फिर उस रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के लिए भी बन सकते हैं। यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है ना, ये सारे आपको पढ़ने हैं। अगर एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को इंटरसेक्ट करती है तो वहां एक ही तरफ के या फिर एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होगा, तो एकांतर कोणों के जो युग्म होंगे वो भी बराबर होंगे, वो बात भी यहाँ पे कह रखी है। ये भी स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन बन सकता है कि एक तिर्यक रेखा यदि दो समांतर रेखाओं को इंटरसेक्ट कर रही है तो वहां एकांतर अंतः कोण बनते हैं, युग्म बनते हैं, वो सारे के सारे युग्म हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। एक ही और अंतः कोण यदि परस्पर संपूरक है तो ये स्टेटमेंट भी आपको पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी में बेसिक चीजें यही है, डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए हैं यहाँ से, इनको पढ़ लेना एक बार और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। टोटल 9th और 10th के 6 चैप्टर हैं जो ज्योमेट्री में शामिल कर रखे हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को एक ही प्रकार इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोणों का एक युग्म यदि संपूरक है, इसकी बात कर रहा है। जैसे ये एक ही तरफ के क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के क्या है, अंतः कोण है। अगर ये दोनों एक दूसरे के संपूरक है, इसका मतलब इन दोनों का योगफल 180 है, तो ये दोनों लाइन है वो पैरेलल होंगी, ये दोनों लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ठीक है, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, यदि एक रेखा के समांतर कई रेखाएं खींचते हैं तो वो सभी रेखाएं भी एक दूसरे के समांतर ही होती है।
वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर है वो परस्पर भी क्या होती है, समांतर होती है, वो परस्पर भी क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है ना। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के पैरेलल है वो परस्पर भी पैरेलल होती है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, टाइप के क्वेश्चन आपको पुराने पेपरों में देखने को मिलेंगे, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये वाला एंगल पूछा है, तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक के पैरेलल एक लाइन खींच लेंगे। ये दोनों लाइन पहले से पैरेलल है और एक नई लाइन इनमें से किसी की भी पैरेलल खींचेंगे तो वो दूसरे की भी पैरेलल होगी, समांतर होगी। जब समांतर होगी तो वहां पे क्या होंगे, संगत कोण बनेंगे, एकांतर कोण बनेंगे, शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। तो ये एंगल 40 है तो ये भी कितना होगा, 40। ये 135 है, ठीक है ना, ये 135 है तो ये भी क्या होगा, 135। और ये 135 है तो 180 में माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 45। और इन दोनों का योगफल करेंगे, ये वाला एंगल है वो आ जाएगा 85। कितना आ जाएगा, 85। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। ये यहाँ पे एक लाइन खींची है और इसको हल करके समझा रखा है। यहाँ पे एंगल था, मैंने बता दिया था कितना आएगा, 85 डिग्री आएगा। 40 + 45 करेंगे तो ये कुछ क्वेश्चन है। एक्स और वाई की वैल्यू आपको बतानी है। अच्छा, यहाँ पे ये एक्स है, ये इसके संगत है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल बता रखे तो संगत कोण बराबर होंगे। एक्स का मान कितना हो जाएगा, 130। और ये वाई है तो ये भी वाई है, ये वाई है तो ये भी वाई है। और इस वाई का मान कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये पूरा कोण 180 का है, 180 में से 50 घटा दो, या फिर ये x और ये y बराबर है, क्योंकि इसके ये क्या हो गए, ये वाले दोनों एंगल क्या हो गए, शीर्षाभिमुख कोण। कैसे हो गए, शीर्षाभिमुख कोण। इस प्रकार यहाँ पर आप y का मान भी बता सकते हो डायरेक्ट। x तो हो गए संगत कोण, ये 130 है तो y भी कितना हो जाएगा, 130 शीर्षाभिमुख कोण। इस वाले क्वेश्चन में y और z का रेशियो दे रखा है और x का मान पूछा है, x का मान पूछा है, y और z का रेशियो दे रखा है और x का मान पूछा है यहाँ पे। अच्छा, अगर ये एंगल y है तो इसके सामने वाला भी क्या होगा, y। और आपको पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इस ट्रांसवर्स लाइन के एक ही तरफ के अंतर कोण है, तो इस z और y का योगफल 180 डिग्री होगा। योगफल कितना होगा, 180 डिग्री। इसका मतलब हमारे पास क्या है, y और z है उसका योगफल 180 डिग्री है, जबकि आपको रेशियो दे रखा है 3:7। 7 और 3 कितना, 10। हमारे हिसाब से 10 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 180 डिग्री होना चाहिए, तो 18 गुना है। 18 7 126, 18 54। तो मेरे पास y और z आ गया। अगर y और z आ चुका है तो x भी आ जाएगा। अगर y और z आ चुका है तो x भी आ जाएगा, क्योंकि 180 में से y अगर माइनस करूंगा तो x आ जाएगा, क्योंकि x + y भी कितना है, 180 है। x + y भी कितना है, 180 है। हाँ जी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस y की वैल्यू कितनी है, 54, 126 डिग्री, 126 डिग्री। और वैसे भी ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये z और x एक दूसरे के एकांतर कोण है, एकांतर कोणों का युग्म है। तो z अगर 126 है तो x भी 126 डिग्री है।
तो इस प्रकार क्वेश्चनों को हम हल कर सकते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन और इनको भी देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें GED 126 दे रखा है और ये 90 बना रखा है। यह कोण कितने का बना रखा है? 90 का। और ये पूरा 126 है, तो ये कितना बच जाएगा? 36। कितना बच जाएगा? 36। AGE, GEF, FGE, अब सारे एंगल निकाल सकते हैं क्योंकि ये दोनों समांतर है और ये 90 है तो ये भी 90 है और 90 में से 36 माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल भी आ जाएगा। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में QRS ये वाला एंगल पूछ रखा है, कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक सीधी पैरेलल लाइन खींच लेंगे। सॉरी, हाँ, पैरेलल लाइन खींच लेंगे किसके? ST के। किसके? ST के। अगर पैरेलल लाइन हम खींचेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे दो पैरेलल लाइन जब खींचते हैं और एक तिर्यक रेखा होती है तो वहां पर बनते हैं कुछ कोणों के युग्म। तो यहाँ पे ये 130 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 130 संगत कोण के हिसाब से हो गया। फिर अगर ये 130 है तो 180 में से माइनस करूंगा तो ये 50 हो जाएगा। और फिर 110 है, 110 में से 180 में से 110 माइनस करूंगा तो 70 हो जाएगा। तो 70 और 50 120 है और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो 180 में से अगर माइनस कर दूं 70 और 50 तो एंगल आ जाएगा 60 डिग्री का। एंगल कितना आ जाएगा? 60 डिग्री का। यहां पर आपको क्या बताना है? एक्स वाई बताने हैं, एक्स और वाई। ये 50 है तो ये 50 होगा क्योंकि ये दोनों समांतर है, तो ये एकांतर कोण है और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों का योगफल x और y का योगफल 127 के बराबर होगा क्योंकि 127 है वो बाह्य कोण है, ठीक है ना। तो ये जो बाह्य एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, ये अंदर वाले, इसके सामने वाले अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। 127 में से 127 में से माइनस कर दो 50 तो 7, 12 में से 5 जाएगा तो 7, 77। तो क्वेश्चन आसान है, केवल जो स्टेटमेंट है वहां से क्वेश्चन बनेंगे, उनको केवल देख लेना आपको। फिर एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये आपको बताइए, ये आपको एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हाँ जी, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा को बाहर की तरफ बढ़ाएं तो जो बहिष्कोण बनता है वो अंदर के कोण के सामने वाले कोणों के योग के बराबर होता है। तो क्लास को स्पीड से देख लेना, एक बार इसको पढ़ना होगा आपको केवल। यदि एक त्रिभुज की यदि एक त्रिभुज की एक भुजा को, जैसे मान लो ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज की एक भुजा को बाहर की तरफ बढ़ाएंगे तो ये वाला जो बाह्य कोण होगा बहिष्कोण होगा, तो इसके अंदर के सामने वाले जो दो कोण है, इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ। इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा, x प्लस वाई के बराबर होगा। बस यही बात है। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और मैं यहाँ पे देता हूँ। यहाँ मैं आपको
कुछ इम्पोर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बनने के चांस है। एक त्रिभुज के कोई भी दो कोणों का कोण समद्विभाजक, कोई भी दो कोणों का कोण समद्विभाजक, तो ये दोनों क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो अंत के अंदर होता है, वहां जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल होगा, सपोज इसका नाम है त्रिभुज का एबीसी, तो ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री प्लस होगा इस एंगल का आधा, 90 डिग्री प्लस होगा इस एंगल का आधा। ये याद रखना आपको, बना उसी से है। ये एंगल बी है तो ये बी बटा दो, ये सी बटा दो हो जाएगा। 180 में से ये माइनस करेंगे, इस प्रकार अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपके सामने रिजल्ट। तो ये है क्या, अंतः कोणों के कोण समद्विभाजक। ऐसे ही त्रिभुज की भुजा को अगर मैं बाहर बढ़ाऊं, ऐसे त्रिभुज की भुजा को अगर बाहर बढ़ाऊं तो ये जो बाह्य कोण है, इनके एंगल बाइसेक्टर भी तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन वो बाहर की तरफ करते हैं इस पॉइंट। सपोज इस त्रिभुज का नाम तीनों शीर्ष एबीसी है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, ये होगा 90 माइनस कितना, उस सामने वाले के आधा, उस सामने वाले का जो आधा होगा वही माइनस होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे सेम सही है, ये 90 प्लस ए बटा दो और वो 90 माइनस ए बटा दो है क्या, यहाँ अंतः कोणों के कोण समद्विभाजक है, यहाँ बाह्य कोणों के कोण समद्विभाजक है। जहां मिल रहे हैं उस पॉइंट पे एंगल बन रहा है वो बताना होता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन जाता है इसी में, जैसे किसी त्रिभुज एक भुजा को बाहर की तरफ बढ़ाएं, तो एक तो अंतः कोण का कोण समद्विभाजक और एक इस बाह्य कोण का कोण समद्विभाजक, जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो वाला एंगल भी पूछ लेते हैं। वो होता क्या है, अगर ये एंगल ए है तो ये वाला जो एंगल होगा वो होगा एंगल ए का आधा, सिंपल सा एंगल ए का आधा। तो तीन टाइप के सवाल हो गए यहाँ पे, तीन टाइप के सवाल हो गए जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो कोई भी दो कोणों के कोण समद्विभाजक जहां मिल रहे हैं वहां कौन सा एंगल बनेगा वो हमें पता लगाना है। अगर ये वाला एंगल है तो ये तीनों एंगल भी आ जाते हैं। तो ये एंगल कितना होगा, 90 प्लस ए का आधा। अगर बाह्य कोणों के कोण समद्विभाजक है तो 90 माइनस ए का आधा। अगर एक अंतः कोण का कोण समद्विभाजक और एक बाह्य कोण का कोण समद्विभाजक है, जहां मिलेंगे वहां जो कोण बनेगा वो इस ए का आधा बनेगा। यहाँ 90 प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, सीधा ही ए का आधा बनेगा। ये क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी यही चीज यहाँ पे समझा रखी है। तो अगर आपको बताऊं यहाँ पे, ये देखो, ये बाह्य कोणों के कोण समद्विभाजक है, तो बाह्य कोणों के लिए मैंने क्या बताया था, 90 माइनस बताया था, वो यहाँ बता रखा है, ठीक है ना। बाकी आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो उससे देख लेना। यहां समझा रखा है 90 माइनस ए का आधा, 90 माइनस ए का आधा, है ना। यहाँ एक क्वेश्चन भी दे रखा है इसमें, कह रहा है समद्विभाजक है कोणों के क्या है, समद्विभाजक। यहाँ पे कोणों के समद्विभाजक दे रखे हैं और ये वाला एंगल आपको पता लगाना है, ये वाला एंगल आपको पता लगाना है यहाँ पर। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 प्लस
इस सामने वाले का आधा, 121 डिग्री, 121 डिग्री। ठीक है। अच्छा, सारांश रिपीट है पूरा चैप्टर। इस चैप्टर का सारांश क्या है, ये जरूर आपको पढ़ना चाहिए। इस पूरे चैप्टर का सारांश है। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 होता है, और इसका विलोम भी उतना ही सत्य है। आसन कोणों का योग 180 है, उनकी जो अउबेनिश भुजाएं हैं वो एक ही रेखा पर बनती है। इन दोनों को मिलाकर इसे हम कहते हैं रेखिक युग्म अभिग्रहित, एक्सोइम कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा अगर इसको मैं समझाऊं, एक लाइन है, उस पर एक किरण खड़ी है, तो कह रहा है अगर एक लाइन पे एक किरण खड़ी है तो इन दोनों कोणों का योग 180 ही होगा। तो इसका विलोम बता रखा है, इन दो आसन कोणों का योग 180 है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये लाइन दोनों एक ही लाइन पे है। ठीक है ना। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो वहां शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो वहां पे संगत कोण बनते हैं, वहां पे संगत कोण बनते हैं, वहां पे एकांतर कोण बनते हैं, अंतः कोणों का युग्म है वो संपूरक होता है। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोण अगर बराबर है, या फिर एकांतर कोणों का कोई युग्म बराबर है, या फिर अंतर कोणों का कोई एक युग्म संपूरक है, तो वो दोनों रेखाएं परस्पर क्या हो जाएंगी, वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। यानी कि इसका विलोम बताए। ठीक है ना। 3 का विलोम 4 है। 5 नंबर पॉइंट, एक रेखा जो एक ही रेखा के, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर है तो वो परस्पर भी समांतर होती है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाएं तो जो बाह्य कोण बनता है वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार रेखा और कोण में जो बेसिक बातें हैं वो इतनी ही है। क्लासें अच्छी लग रही है, पसंद है तो कंटिन्यू कीजिए। आज की क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।